हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज जो हमारा न्यू टॉपिक्स है वो इलाइट थ्योरी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलाइट थ्योरी है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, द इलाइट थ्योरी कम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इलाइट विच लिटरेरी मीन्स चूजन फ्यू और द बेस्ट वन। इन पॉलिटिकल टर्म्स इलाइट्स आर स्मॉल पावरफुल ग्रुप्स ऑफ पीपल हु होल्ड द हाइएस्ट लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर इन्फ्लुएंस वेल्थ अथॉरिटी इन सोसाइटी। तो ये हम ये कह सकते हैं इलाइट थ्योरी का मतलब है एक छोटा सा ग्रुप जो सोसाइटी में सबसे बड़ा पावरफुल हो और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रखता हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमी हो या मिलिट्री हो। इलाइट सबसे ऊपर होता है, वो डिसीजन लेता है। जैसे आप देखें, इलाइट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा बंदा, कुछ ऐसा इंसान जो क्या करे, एक अपने मतलब अपनी चीज़ में मतलब कर सके, उसके ऊपर काम कर सके। जैसे लाइट थ्योरी का है कि मतलब एक दूसरे के साथ चूजन करना, फ्री करना, बेस्ट वन, अपना बेस्ट वन देना। उसमें ये कहा है, इसमें लाइट थ्योरी में क्या हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं और उसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है। इसमें इन्फ्लुएंस करना, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे वो अथॉरिटी सोसाइटी हो। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल किसकी आती है, पॉलिटिशियन की आती है, सीईओ की आती है, जर्नल की आती है, जज की आती है। ये सबसे बड़े अलाइड होते हैं कितने अपनी फील्ड में। तो हम ये कह सकते हैं एक ऐसा बंदा जो क्या करे, पूरी सोसाइटी को क्या करे, कंट्रोल कर से मतलब हुनर रखे। जैसे पॉलिटिशियन हो जिसमें एमएलए हो गया, एमपी हो गया, सीईओ हो गया, जर्नल हो गया, जज हो गया। तो ये होता है इलाइट का मतलब। तो हम आप देखते हैं इसका कि इलाइट थ्योरी का ओरिजिन कहाँ हुआ था। तो इलाइट थ्योरी का सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। द concept of elite was first studied in structure way in late 19th and 20th century. Early elite was emergence critic of liberal theories, जिसमें ये बताया गया था कि रियल पावर पब्लिक के पास नहीं बल्कि एक सिलेक्टेड लोगों के पास होती है। ठीक। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो एलाइट थ्योरी का स्ट्रक्चर जो बना था वो कब बना था, 19 और 20 सेंचुरी में बना था। तो उसमें एलाइट थ्योरी ने जो क्रिटिक किया था, इसमें लिबरल डेमोक्रेसी में कहा गया, जिसमें ये कहा गया था कि रियल पावर लोगों के पास नहीं बल्कि एक सिलेक्टेड लीडर के पास होती है। अगर हम देखेंगे कि इनके पास इलाइट थ्योरी में थिंकर्स कौन से हैं, मेन हमारा कंसेप्ट थिंकर्स होता है। इसमें थिंकर्स में ये कह सकते हैं, प्लाटो जो है वो इटली से हैं, जिसमें क्या कंट्रीब्यूशन किया था, कंट्रीब्यूशन ऑफ इलाइट थ्योरीज। उसके मास्को में ये भी इटली के थे, इसने पॉलिटिकल फार्मूला रूलिंग्स वर्सेस रूल्ड की बात की थी। रॉबर्ट माइकल की बात की थी, ये जर्मनी से, इन्होंने आयरन्स ऑफ एलिगेंस की बात की थी। हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन अच्छे से पढ़ेंगे कि हर थिंकर्स को अच्छे डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। तो हम इसकी ट्रिक्स की बात करें तो इसमें ट्रिक्स में ये कह सकते हैं पीएमएम, प्लाटो, मास्को, माइकल्स। और इसमें ये कह सकते हैं पीएम मोदी भी एक इलाइट है। ठीक। आई होप आपको इनको थिंकर्स का समझ आ गया होगा कि इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे ट्रिक्स याद करनी है। और सबसे पहले हम देखते हैं इलाइट थ्योरी का जो कोर आइडिया है वो क्या है, मतलब इलाइट थ्योरी का बेसिक लॉजिक्स क्या है, इसको कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि इलाइट थ्योरी जो है वो ऑल सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ हो डेमोक्रेटिक आर इक्वल्स दे मस्ट सीम्स आर ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक क्लासिफिकेशन। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो इलाइट थ्योरी है, जो सोसाइटी रिगार्डलेस है, दो तरह की तरह से मतलब तकसीम किया जाता है। सबसे पहला कहता है रूलिंग मिनोरिटी और रूल मेजोरिटी। मतलब ये कहा जाता है कि कुछ ऐसी पावर जो होती हैं वो किसके पास होती हैं, जो मिनोरिटी के पास होती है। जिसमें हो गया हु टेक मेजर डिसीजन, होल्ड पावर एंड कंट्रोल इंस्टीट्यूशन। रूल्ड में हो गया हु फोल्ड द रूल्स, हु फॉलो द रूल्स एंड आर सब्जेक्ट टू डिसीजन मेक द एलाइट्स। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो एलाइड थ्योरी के दो तरह से इन्होंने डिवाइड किया था, जिसमें रूल ऑफ मिनोरिटी, रूल ऑफ मेजोरिटी में ये कहा गया था। जो रूल ऑफ मिनोरिटी में जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या मिलिट्री डिसीजन लेते हैं, और में मासिस में लोगों के में हो गया कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करते हैं बिना अथॉरिटी के। तो कुछ ऐसे चीज़ें जो आपको क्या होना चाहिए, ये लोगों की ज़रूरत बड़े, जो लोगों के काम होने चाहिए, तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए, अलाइड मिनोरिटी की बात है। और मैसेज में गई कि बिना किसी डिसीजन अथॉरिटी के आप ये काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट की बात करें तो इंपॉर्टेंस पॉइंट की सबसे पहले ये कह सकते हैं, पावर चाहे किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में हो, डेमोक्रेसी हो, मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, हमेशा कुछ ही लोग पावरफुल कंट्रोल करते हैं। तो आप ये समझ होना चाहिए, जैसे डेमोक्रेसी हो गया या कुछ भी हो गया, कुछ भी ऐसा राज हो गया जहाँ पे
गवर्नमेंट चल रही है, तो आप वहाँ देखें कुछ लोग यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट को संभालने की कोशिश करेंगे। चाहे आप डेमोक्रेसी की बात करें, आप इंडिया की बात करें, तो इंडिया में कौन है जो मतलब अभी देखें, कुछ ही लोग हैं ना जो मतलब वो चला रहे, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे अदर्स पार्टी के, तो उसमें देखो कुछ ही लोग जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। अगर उसके बाद हम टाइमलाइंस की बात करें कि इसमें टाइमलाइंस की क्या है, सबसे पहले जो है प्लाटो 1960 में, इनकी बुक्स कौन सी है, द माइंड्स एंड सोसाइटी, सर्कुलेशन ऑफ लाइट रिसीव्ड, ये कंसेप्ट था उनका। और उसके बाद मास्को की बात करें तो उसमें 1939 में, और इनकी जो बुक्स थी वो कौन सी थी, रूलिंग क्लास, और उसके बाद जो की कंसेप्ट थे, पॉलिटिकल फार्मूला, क्लास डिवीजन। 1911 में रॉबर्ट माइकल की बात हो रही थी, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, आयरन ओलिगर्सी की कंसेप्ट था। अगर उसके बाद हम जेम्स की बात करें 1931 में, इनका जो बुक थी वो दी मार्जिनल रेवोल्यूशंस, राइज ऑफ मार्जिन अलाइट्स, और 1959 में मिल्स की बात हो रही थी, पावर एलाइट्स, इंस्टीट्यूशन एलाइट इन यूएसए, और कार्ल की बात हो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, डेमोक्रेटिक एलिटिज्म। उसके बाद जोसेफ समझ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक मेथड। तो इसकी आप ट्रिक्स ये याद कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा ये कंसर्न होता है कि इलाइट थ्योरी इंपॉर्टेंस इन पॉलिटिकल साइंस में क्यों हो, कि क्या मतलब अहमियत है जो डेमोक्रेसी में हो, ज़रूरत है। डेमोक्रेसी के नाम पर जनता सिर्फ वोट देती है, लेकिन असल फैसला इलाइट लोग लेते हैं। ये थ्योरी बताती है कि चाहे लोग वोट कितने, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल हमेशा कुछ लोगों के पास रहती है। जैसे देखिए अलाइट थ्योरी का क्या मतलब है, अलाइट थ्योरी का ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम समझते हैं कि लोग वोट देते हैं तो उससे क्या होगी, गवर्नमेंट चलेगी, गवर्नमेंट को कैसे फॉलो होगा, गवर्नमेंट कैसे उसके ऊपर काम करेगी। तो इसमें ये देखेंगे कुछ ही लोग जो होते हैं जो कहते हैं गवर्नमेंट को चलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज होगी, मीडिया हो गया, बिजनेस हो गया एंड मिलिट्री हो गया। तो इसमें देखेंगे कितने लोग मतलब जो आप देख सकते हैं, जैसे हम अगर रिसेंटली इलेक्शन की बात करें, जैसे सीसीएम का इलेक्शन हुआ था, तो उसमें देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में, तो उसमें देखें कुछ ही पार्टी जो थी वो मेन रोल अदा कर रही थी। तो ऐसे ही बोल रहे हैं, राइट थ्योरी भी यही होती है कि कुछ ऐसे लोग जो क्या करें, पूरी गवर्नमेंट के ऊपर, पूरे सोसाइटी के ऊपर अपना कब्जा जमा लें। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। इसमें रियल एग्जांपल आप यूएसए की कह सकते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री कॉर्प्स की कह सकते हैं, इंडिया के मतलब डेमोक्रेसी की बात करते हैं जैसे पीएम हो गया, या फिर उसके बाद मिलिट्री हो गया। तो इसमें ये चीज़ कह सकते हैं, जैसे यूएसए की बात होगी, प्रेसिडेंट, मिलिट्री चीफ, कॉर्पोरेट लीडर्स। और इसमें ये कह सकते हैं कुछ ऐसे इलाइट का मतलब ये है कि कुछ ऐसे ताकतवर लोग जो क्या करें, पूरे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करें। अगर हम बात करें कि ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये PYQ क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में किस तरह के से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं ये टॉपिक जो है आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझ सकते हैं कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक समझना और पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप JK PSC 10+2 लेक्चर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको लाइटली ना लिया जाए, ठीक है। और हम नीचे कोशिश करेंगे कि हर थिंकर्स को हम अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो शायद क्लास जो लंबी हो जाएगी, इसलिए सॉरी। तो हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से इस क्लास को यूटिलाइज करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि कितने क्वेश्चन पूछे। जैसे प्लाटो का था 2019, 2022, 2023 में पूछा गया। अगर उसके बाद देखा जाए कि माइकल की 2023, 2024 की बात हो रही है, उसके बाद अगर मिल की बात करें वो 2024 की बात हो रही है, और उसके बाद 2023, 2024 की, और 2025 में भी ये जो क्वेश्चन जो आया था ये भी आया था जोसेफ का। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अलाइड थ्योरी, सबसे पहले ये होता है ना कि अलाइड थ्योरी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले इनइक्वलिटी नेचर, इसमें ये कहते हैं कि कुछ ही लोग जो हैं वो कैपेबल होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं ये इनइक्वलिटी करता है। उसके बाद जो है सेकुलेशन ऑफ एलाइट्स, इसमें है ओल्ड एलाइट्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू। हिस्टोरिकल हिस्ट्री में क्या करना है कि ऐसे काम करना है जिसमें ओल्ड एलाइट को न्यू एलाइट्स के साथ बदलना है। इंस्टीट्यूशन की बात करें, इसमें एलाइट जो है कंट्रोल करता है, ब्यूरोक्रेसी करता है, मिलिट्री करता है, मीडिया करता है, और कॉपरेशन करता है। क्लोज और ओपन की बात करें तो इसमें कुछ ही जो है जस्ट अलाउ करते हैं मोबिलिटी, ओपन एलाइट्स, अदर से रिजिड क्लोज। कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओपननेस से डिबेट करते हैं, बात करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अक्सर जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, मतलब क्लोज होते हैं, वहाँ पे कुछ भी डिसीजन या कुछ भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अगर बिहाइंड द सीन की बात करें, इवन डेमोक्रेसी अलाइट टेक्स डिसीजन पब्लिक ओनली सेलेक्टेड
फ्रॉम फंक्शन। तो इसमें ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी को अलाइड को डिसीजन लेने में पब्लिक कुछ चीज़ जो है दिया जाता है कि आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अलाइड का मतलब क्या है, अलाइड ज़रूरी क्यों है, और कौन कौन से थिंकर जो हैं वो अलाइड के इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए कि अलाइड थ्योरी डेमोक्रेसी कन्फ्लिक्ट में क्या डिफरेंस है, तो इसमें ये देख सकते हैं। रियलिटी की हम बात करें तो पहले पीपल ये देख रहे थे कि पीपल थिंक्स अलाइड थ्योरी अपोज डेमोक्रेसी, तो हम यही समझते थे कि अलाइड थ्योरी जो है वो अपोज करती है डेमोक्रेसी। बट इन रियलिटी अलाइड थ्योरी डज नॉट रिजेक्ट डेमोक्रेसी, इट एंटायर रियल डिसीजन मेकिंग इन द हैंड ऑफ फ्यू अलाइड नॉट जनरल पब्लिक। तो इसमें ये कह सकते हैं कि अलाइड थ्योरी जो है वो डेमोक्रेसी का अपोज नहीं करती। इसमें ये चीज़ ये कह सकते हैं कि रियल डिसीजन होते हैं कि कुछ ही एलाइट जो लोग हैं वो क्या करते हैं, नॉट इन जनरल पब्लिक। डेट्स व्हाट अलाइट डेमोक्रेसी अलाइट्स व डेवलप, जिसमें अलाइड सिस्टम को डेमोक्रेसी का फ्रेमवर्क में समझाया गया। तो इसमें ये कह सकते हैं कि अलाइड थ्योरी का ये मतलब ये है कि कुछ ही लोग जो हैं वो डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं कि हर जो बंदा है सोसाइटी का वो उसके ऊपर काम नहीं करता। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इसमें इसमें देख सकते हैं कि अलाइड थ्योरी का एक रियलिस्टिक थ्योरी है जो बताती है चाहे सिस्टम कुछ भी हो, असली पावर सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है। ये थ्योरी समझाती है कि पॉलिटिकल पावर ऑलवेज कॉन्सर्न कर होती है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक सिर्फ उन लीडर को चूज करती है जहां बिहाफ का रूल करते हैं। तो आप ये देखिए डेमोक्रेसी में भी हम चीज़ अगर देखेंगे एज ए स्टूडेंट हम समझते हैं, तो हम क्या समझते हैं कि क्या कौन लीडर जो होगा वो आप हमारी आवाज़ उठाएगा, कौन लीडर होगा जो हमारे ऊपर बात करे, कौन लोग जो हमारी बात सुनेंगे, तो हम उसी को वोट देते हैं। जो बंदा मतलब अच्छे से बोल नहीं पा रहा होगा, ये जो काम नहीं कर रहा होगा, जिसको समझ नहीं होगी, उसको भी हम लीडर्स नहीं बनाते। तो ये हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर्स में भी जो अलाइड्स लोग जो चूज़ करते हैं उसमें भी जो होते हैं हम अपना मतलब देखते हैं कि कौन सा बेस्ट करें। वो अदर थिंग्स है कि वो बंदे जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो अलग मुद्दा हो जाता है उनका, तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। हम ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कह रहे हैं कि अलाइड थ्योरी में भी जो होता है कि लोग क्या करते हैं अपने बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल पावर को कंसर्न करता है, जहाँ डेमोक्रेसी उन लोगों को चूज़ करती है, उन लोगों को करती है कि जो क्या करें सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट हो। अब क्या हम करेंगे, जो हमने ऊपर पढ़े हैं थिंकर्स, हम उनको क्या करेंगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनको समझेंगे कि इन थिंकर्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम ये देखेंगे प्लाटो की जो है, तो उसमें ये देख सकते हैं 1848 से लेके 1923 में, 1848 में इनका बर्थ हुआ था और 1923 में इनकी डेथ हुई थी। ये कहाँ से थे, ये इटालियन थे, सोशलिस्ट थे और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है। और इनका जो मेजर जो सिस्टमेटिक अलाइड थ्योरी था वो था क्या था, थ्योरी ऑफ अलाइट्स, और इनका कंसेप्ट क्या था, सर्कुलेशन ऑफ अलाइट्स। तो ये आप चीज़ मेन चीज़ दो याद कर सकते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं कब पैदा हुए थे और कहाँ पे पैदा हुए थे और कब इनकी डेथ हुई थी, और उसके बाद जो है इनका बुक्स देख सकते हैं और उनकी जो है कंसेप्ट समझ सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम जो इनका कंसेप्ट है वो देखते हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट है इनका ये था कि रिसीव्ड एंड डेफिनेशंस। इसमें ये कहते प्लाटो कहते थे कि लोग डिसीजन लॉजिकल बेसिक्स पर नहीं बल्कि इमोशनल और इंस्टेंट पर लेते थे। जैसे वो रिसीव्ड बोलते हैं, बाद में उन लोगों को इमोशनल डिसीजन को समझाने के लिए डिविएशन यानी लोगों को लॉजिक का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, लोग वोट रिलीजन के बेस पर देते हैं, रिसीव्ड बाद में कहते हैं कि कैंडिडेट होनेस्ट है। तो ये आप समझ सकते हैं जब भी इंडिया में इलेक्शन होता है, या फिर आप देख सकते हैं जैसे कोई भी इलेक्शन हो, जैसे पंचायत का इलेक्शन हो गया, एमपी का इलेक्शन हो गया, तो उस एमएलए का इलेक्शन हो गया, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं जब भी इंडिया में इलेक्शन होता है सबसे पहले क्या मसला मुद्दा स्टार्ट हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान का मुस्लिम स्टार्ट होता है, हिंदू मुस्लिम का मसला स्टार्ट हो जाता है। तो उसके कास्टिज्म के बेस पे इलेक्शन होता है। तो बाद में ये क्या कहते हैं कि जो भी बंदा जो आया वो होनेस्ट आया। तो ये कह सकते हैं जैसे हमारे एरिया में ये कह सकते हैं यहाँ पे भी जो है कास्टिज्म का मेन रोल अदा हो जाता है। जैसे पहाड़ी हो गए, गुज्जर्स हो गए, बकरवाल हो गए, तो इनके बीच में भी जो है जब इलेक्शन आता है तो इनके बीच में भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया तो गुजर ये आया तो ये कर देगा, पहाड़ी आया तो ये कर देगा। तो ये हमारे लोगों की क्या है, मतलब वो चाल होती है कि जैसे लोग लीडर होते हैं, तो हम लोगों को कैसे कंट्रोल करें, कैसे समझे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पढ़ना लिखेगा। तो वही प्लाटो कह रहे थे कि सबसे पहले जो है रिस्यूट एविएशन के लोग को यही कहते हैं कि काम करना चाहिए। रिस्यूट हो गया परमानेंट इंस्टीट्यूशन, इमोशनल ब्लैकमेल करना, इमोशनल की तरह से काम करना। और उसके ऊपर बात के बाद जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या क्या कैंडिडेट जो था वो होनेस्ट था। ठीक, अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अलाइड की, सबसे पहले जो अलाइड थी वो क्या थी, रूल्स और पावर होल्डर थी, और उसके बाद नॉन गवर्निंग सैल्यूट थी। इसमें इन्फ्लुएंसर, मीडिया, बिजनेस और रिलीजन की बात हो रही थी। इसमें ये कह सकते हैं गवर्निंग रूल में ये कह सकते हैं जो एक्चुअल मतलब रूल में था वो कौन थे, वो पावरफुल लोग थे, ये थे। और जो नॉन गवर्निंग इसमें मीडिया आ गई, बिजनेस आ गई और रिलीजन आ गई। ठीक,
अगर हम देखें सर्कुलेशन ऑफ अलाइट्स की बात करें, इसमें ये कहते थे, प्लाटो कहते थे कि अलाइट हमेशा एक जैसी नहीं रहती, टाइम के साथ नए लोग अलाइट में आते हैं, पुराने अलाइट गिर जाते हैं, वही सर्कुलेशन ऑफ अलाइट होती है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि अलाइट का थ्योरी का मतलब ये था कि हमेशा एक जैसी नहीं रहती थी। इसमें ये कहते टाइम के साथ जो थे वो लोग चेंज होते जाते थे और उसके साथ वो अलाइट को गिरते भी थे और उसके बाद काम भी करते। अगर हम कोटेशन अलर्ट की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन आप ये देख सकते हैं 2019 में आया था। इसमें ये कहा गया था, हिस्ट्री इज द ग्रेविड ऑफ एस्ट्रोक्रेसी। ठीक, इसमें ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं कि ओल्ड लाइट जाती है, नई लाइट आती है, लाइक बिग बॉस की कंसिस्टेंट। तो आप ये कह सकते हैं, ये मैंने ट्रिक्स बताई है, तो आप इसको कर सकते हैं कि अलाइट थ्योरी का मतलब क्या है, ओल्ड अलाइट्स क्या है। तो इसका आपको आई होप इसको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ अलाइड्स, फोक्स एंड लाइन्स के बीच में क्या सकते हैं कि जो फोक्स होता है वो क्लेवर होता है, उसके बाद डिप्लोमेसी करना चाहिए, और लाइन्स को ब्रेव होना चाहिए और ट्रेडिशन वैल्यूज करनी चाहिए। प्लाटो कहते थे कि जब फोक्स फेल हो जाता है तो लाइन रूल करता है, और जब लाइन वीक हो जाता है तो क्या करते, फोक्स की जरूरत है। इस सर्कल फोक्स एंड लाइन्स। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो कि वो क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ अलाइड्स की बात, ये कह रहे थे कि जो भी लीडर्स होगा तो वो क्या होना चाहिए, चालाक भी होना चाहिए और बहादुर भी होना चाहिए। जब चालाक की ज़रूरत ना पड़े, बहादुर की ज़रूरत पड़े, और जब बहादुर की ज़रूरत नहीं होगी तो किसकी होगी, लाइट्स मतलब ये जो चालाक होंगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो सही है। तो इसलिए कह रहे थे कि ये दोनों ज़रूरत है। अगर इसके बाद हम बात करें टाइम वर्क्स की बात करें, तो इसमें ये कह सकते हैं कि 1916 में जो इनकी बुक्स आई थी, द माइंड एंड सोसाइटी रिसीव्ड, इसमें सर्कुलेशन ऑफ अलाइड की बात होगी। अगर हम ट्रिक्स की बात करें, 1960 में वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो थे टाइम के पहले लोग अलाइड्स से बच नहीं पाए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोल्ड वार, सॉरी मैं बोल वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी, तो उसकी उसी के दौरान में जो थी ये अलाइट लोगों के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर हम इसके बात करें कि जो प्लाटो की जो बुक्स थी वो कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले 2022 में आई थी कि हु रोट द माइंड्स एंड सोसाइटी, ये आप देख सकते हैं। मैंने PYQ के साथ भी कवर किया, तो आप ये टॉपिक देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद देखते हैं 2019 में आई थी हिस्ट्री एंड ग्रेविड एरिस्टोक्रेसी, सर्कुलेशन ऑफ अलाइट्स। फिर टाइप्स ऑफ अलाइट्स जो 2023 में एग्जाम हुआ था, फॉक्स और लाइन्स की बात हुई है। अगर उसके बाद हम देखा जाए कि वाई अलाइड प्लाटो अलाइड थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट, उसमें ये कह सकते हैं कि अलाइड थ्योरी जो प्लाटो थी वो इम्पॉर्टेंट क्यों थी। उसमें ये कहा जाए, प्लाटो ने जो दिखाते हैं कि डेमोक्रेसी की असली में एक अलाइड का रूल ही होता है, पब्लिक वह बस वोट देती है, डिसीजन अलाइड लेते। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो सिर्फ मतलब ये कह रहे हैं कि लोग सिर्फ वोट देते, लोग सिर्फ वोट देते हैं, बाकी जो जो भी काम होता है वो अलाइट लोग लेते हैं, अलाइट लोग ही काम करते हैं। इसमें ये कह सकते हैं प्लाटो जो था वर्क करता है, एक्सप्लेन दैट पावर इज ऑलवेज इन द हैंड ऑफ यू, नो मैटर हाउ डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्लेम टू बी, हिज आइडियाज द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर अलाइड थ्योरी लाइक मॉस्को एंड माइक्रो। तो इसमें ये कह सकते हैं कि अलाइड का ही मतलब यही था कि जो उनकी थ्योरी से इंपॉर्टेंट है वही समझा रहे थे कि लोग क्या कह रहे थे कि लोग सिर्फ वोट दे रहे थे। तो आज के टाइम पे देखें लोग सिर्फ वोट ही दे रहे हैं, बाकी जो है अलाइड ही जो है अपने डिसीजन लेती है कि कैसे काम करना है, कैसे उसके ऊपर काम चलना है। ठीक, अगर उसके बाद करें हम समरी की बात करें जो हमें ऊपर पड़ा, उसमें सबसे पहली रेस्यूट क्या होती है, एक इमोशनल की तरह कैसे उसके साथ खेला जाता है, कैसे उसके ऊपर काम किया जाता है। फिर उसके बाद डेविएशन होते के बाद में ये जस्टिफाइज करे कि लोग जो थे, जो हमारे लीडर है वो इनोसेंट है, वो जो है हॉनेस्ट है। और सर्कुलेशन की बात करें, अलाइट आ जाती है। फिर उसके बाद फॉक्स और सॉफ्ट स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग बोल्ड अलाइट टाइप्स। तो इसमें ये कह सकते हैं, इसमें हम एक इलेक्शन के थ्रू हमने समझाया था, हमने ये कहा गया था कि एक MLA है, तो वो जब भी इलेक्शन होती है तो वो क्या करता है, किसके ऊपर बेस पे लड़ता है, रिलीजन के बेस पे लड़ता है, कास्ट के बेस पे लड़ता है, एक दूसरे को लड़ा के करता है। तो उसके जब वो खत्म हो जाता है, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, तो तब वो क्या बोलता है कि जो हमारा लीडर्स है वो क्या है, होनेस्ट है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी जो प्रोटोस समझाना चाह रहे हैं हमको। अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, उसमें हम ये कह सकते हैं RDCFL, इसमें ये कह सकते हैं कि R फॉर रेजिड्यूस, D फॉर डिविएशंस, C फॉर सर्कुलेशन ऑफ अलाइट्स, और इसके FF फॉक्स, और उसके बाद एल्फा लाइन्स। अगर की कोटेशन की बात करें इसमें ये कह सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ ग्रेविड ऑफ एस्ट्रोक्रेसी और सोसाइटी इज ऑलवेज ग्रेड बाय मिनिटी।
तो ये आप देख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स है उसमें नेक्स्ट जो थिंकर्स है जो जिसने अलाइड थ्योरी के बारे में बात किया तो वो है कौन, मास्को, जिसमें अलाइड थ्योरी के बारे में कहा गया था। ये कब पैदा हुए थे ना 1858 में, 1941 में। ये भी इटालियन थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। और उसके बाद उन्होंने डेवलप किया था, उनकी कौन सा कंसेप्ट था, पॉलिटिकल क्लास था। और उसके बाद ये स्टेटिंग करते एवरेज सोसाइटी देयर इज ऑलवेज रूलिंग मिनॉरिटी एंड रूल मेजॉरिटी। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, मास्को कहते थे कि थिंकर से उनका आइडिया ये समझे कि दो क्लासेस होती हैं। सबसे पहली क्लास क्या होती है, एक छोटी क्लास जिसको अलाइट कहते हैं, एक बड़ी क्लास जिसको मास कहते हैं। ठीक, एक जो जो छोटी क्लास को अलाइट, जो बड़ी क्लास है उसको मास कहते हैं। चाहे डेमोक्रेसी हो मोनार्की हो, हमेशा उन वो लोगों के हाथ में होती है। ठीक, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो वो हमेशा जो है लाइट लोगों के पास होती है। अगर हम मेन कंसेप्ट की बात करें तो सबसे बड़ा मेन कंसेप्ट क्या है, रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास में ये कह सकते हैं मास्को सेड से इन ऑल ह्यूमन सोसाइटी देयर इज डिविजन बिटवीन रूलिंग क्लास एंड रूल्ड। इसमें ये कहते थे कि रूलिंग क्लास जो थी वो क्या कर रही थी, ओरिजिन ऑफ पावर कर रही थी, ओरिजिन पावर पॉलिटिकल फार्मूला, और जस्टिफाइज कर रही थी कि रूल्स और कंट्रोल को। इसमें ये कह सकते हैं कि मास्को ये कह रहे थे कि सबसे पहले जो भी डिसीजन लेता है, जो भी गवर्नमेंट के ऊपर काम करता है, वो कौन होते हैं, रूलिंग क्लास में, जो रूल्स के ऊपर कैसे जो डिसीजन लेता है और पावर को रखते हैं। और जो रूल का क्लास ये थे कि जो फॉलो करते हैं, जैसे हम जो लोग हैं हम क्या करते हैं, जो भी इंडिया डिसीजन लेती है, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, हम उसको फॉलो करती है। ठीक, जैसे रिसेंटली जो मॉक ड्रिल हुआ था, तो आप ये देख सकते हैं गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि वो होनी है, तो देखो फिर हमने क्या चीज़ किया, उस चीज़ को फॉलो किया। तो यही चीज़ होती है कि एक अलाइड थ्योरी जो होती है, एक अलाइड जो होता है तो वो कैसे एक दूसरे मतलब जो है लोग अन लोग दूसरे लोगों के साथ काम करता है। अगर की पॉइंट्स की बात करें इसमें ये कह सकते हैं रूलिंग क्लास कभी अपने आप पर डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं दिखाती कि वो कुछ ही आइडिया, रूल्स या बिलीफ को प्रमोट करके अपने रूल्स को लेजिटिमेट बनाती है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल फार्मूला। अगर हम ये कह सकते हैं कि अलाइड थ्योरी ये नहीं दिखाती कि वो सबसे पहले अपने आप को ऑप्रेसिव बनाएगी, अपने आप को खिलाफ बनाएगी, ये कुछ है। वो अपने कुछ एक आइडिया, कुछ एक ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे अपने बिलीफ को प्रमोट करेगी जिससे हमको लग जाता है कि ये किस पार्टी से बिलोंग करता है, इस पार्टी का पॉलिटिकल फार्मूला क्या है, इसके ऊपर कैसे कह सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इंडिया की पार्टीज़ की, तो वो आप देख सकते हैं कि हर पार्टी का जो है वो अपना आइडियाज़ है, अपना बिलीफ है, अपनी जो फॉर्मेलिटी जो है वो दिखाते हैं। तो मैं किसी की पार्टी का नाम नहीं ले रहा, बस मैं एक एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मतलब कैसे एक जो है अलाइड थ्योरी को कैसे समझा जाता है, कैसे उसके ऊपर बात की जाती है। अगर बात करें हम पॉलिटिकल फार्मूलेज में, पॉलिटिकल फार्मूलेज में क्या होता है कि आइडियाज़ क्या होती है, क्या आइडिया होंगे, क्या मिथ होगी, रिलीजन के बिलीव्स, फिर उसके बाद लीगल प्रिंसिपल्स को कैसे जस्टिफाइज किया जाता है, कैसे लोगों को यकीन दिलाया जाएगा, कैसे नेचर और मॉरल की बात की जाएगी। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे, इसमें डेमोक्रेसी और किंग्स रूल की बात है। डेमोक्रेसी में पीपल आर रूल्स बट एक्चुअली रूल्ड बाय लाइट्स। तो ये डेमोक्रेसी का सिर्फ नाम होता है कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। आप देखेंगे हम सिर्फ वोट ही देते हैं, बाद जब वोट देते हैं आप खुद समझिए कि जब हम वोट देने से पहले, जब इलेक्शन से पहले क्या होता है कि जो एमएलए होता है, एमपी होता है, वो हमारे घर में आता है कि जैसे आप देखें कैसे आपसे बात करेगा कि हमें वोट दो, हम आपके लिए काम करें। जब वही चीज़ आपको ख़त्म हो जाए, जब आप इलेक्शन आ जाते हैं, रिजल्ट हो जाता है, तब वो उसके बाद आपसे बात नहीं करता है। तो वो क्या बोलते हैं फिर, वो कुछ अलाइट्स जो होते हैं वो काम करते हैं कि हमने किसको काम देना है, किसके ऊपर बात करनी है। तो ये चीज़ होती है किंग्स रूल्स बाय गुडविल। इसमें डिवाइन राइट्स की बात होती है। एग्जाम्पल की बात करें, डेमोक्रेसी में लोग सोचते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव रूल्स कर रहा है, लेकिन वो असली पावर तो अलाइट के पास है। तो आप ये कह सकते हैं जैसे एमएलए हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो वो क्या हम सोच रहे हैं कि जो हमारा जो एमएलए वो ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे, लेकिन मेन मसला है कि मेन चीज़ क्या होती है कि जो भी होता है एमपी होगा या फिर प्राइम मिनिस्टर होगा या फिर जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, उनकी सेम मेन अलाइट उनके पास है। वो चाहेंगे तो इन लोगों को क्या होंगे, बेनिफिट देंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि अलाइट का मतलब ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ताकत के साथ काम करते हैं। अगर उसके बाद हम की कोटेशन की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं इन आर सोसाइटी टू क्लास ऑफ पीपल्स द रूलर्स एंड रूलर। इसमें ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में दो क्लास होती है। एक में होता है कि रूल रूल कौन करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, और उसके बाद जो रूल्ड हो गए, जैसे जो सोसाइटी जो पीपल्स हो गए। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। अगर इसके बाद हम देखेंगे इनकी बुक्स की बात करें तो रूलिंग क्लास हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, और इसके बाद जो है पॉलिटिकल फार्मूला की बात की है। अगर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कब आए थे, तो आप ये देख सकते हैं 2022, 2023, 2024 और 2025 में भी आया है। रिसेंटली जो 6 जनवरी 2025 का एग्जाम आया था वहाँ भी ये क्वेश्चन आया था। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम बात करें
कंपरेटिव पॉलिटिक्स में ये देख सकते हैं प्लाटो और मास्को के अगर हम डिफरेंशिएट करें, सबसे पहले एलाइड थ्योरी में फॉक्स और लाइन की बात करें, इसमें रूलिंग क्लास और रूल्ड क्लास की बात करती है। और पावर ट्रांजेक्शन की बात करें, सर्कुलेशन ऑफ लाइट की बात करें, इसमें इंस्टीट्यूशनल रूल्स की बात करें, लिग्टिमेसी की बात करें, इसमें डिविएशन की बात करें, इसमें पॉलिटिकल फार्मूले की बात करें। फोकस जो था वो फिजियोलॉजी, सोशोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की बात करिए, दोनों का ही सेम ही था। अगर उसके बाद ट्रिक्स की बात करें तो प्लाटो क्या कर रहे थे, इमोशन के साथ कर रहे थे के, और उसके बाद मस्को जो थे फोकस ऑन सिस्टम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे। ठीक, अगर मैं ये कह सकते कि मास्को समझते हैं कि डेमोक्रेसी के नाम पर अलाइड लोग ही रूल करते हैं, पब्लिक सिर्फ लगता है कि उनके ऊपर काम असली लोग जो हमने ये ऊपर पढ़ लिया है कि रेलिवेंस आज के टाइम पे ये क्या है, रेलिवेंस है, रेलिवेंस यही है कि लोग को ये हम लोगों को ये लगता है कि जो हमने सिर्फ वोट दिए तो जो हम क्या है पावरफुल हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो हैं, जो पीपल हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ वोट देते हैं, बाकी जो पावर होती है, जो रूल्स होते हैं, वो कंट्रोल करता है एलाइड लोग ही करते हैं। तो इसमें पॉलिटिकल फार्मूला एक पॉलिटिकल ट्रिक्स जो क्लासिंग रूल्स को नेचुरल रूल को बना देते, तो इसमें ये कह सकते हैं अलाइड का भी मेन मकसद क्या है कि हम कैसे एक रूल को करें, कैसे एक चीज़ के ऊपर काम करें। तो हम इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो इसमें RPF की बात हो रही है। ठीक, RPF, R फॉर रूलिंग क्लास, P फॉर पॉलिटिकल फार्मूला, F फॉर फॉलोअर रूल क्लास। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम समझना क्या चाह रहे हैं। रूलिंग क्लास जो सोसाइटी कंट्रोल करती है, ठीक, वो पॉलिटिकल फार्मूला का इसमें आइडिया और बिलीफ की बात होती है, और मॉरल्स को रूल्ड क्लास के आम जनता जो रूलिंग का डिसीजन को फॉलो करती है। ठीक, जैसे आप ये कह सकते हैं, जैसे आप रूलिंग क्लास में ये कह सकते हैं रूल्ड क्लास जो होती है या रूलिंग क्लास कौन होगी, जैसे हमारे मम्मी पापा, और उसके बाद पॉलिटिकल फार्मूला की कि इन बच्चों को कैसे हम इसको यूटिलाइज करेंगे, कैसे उनको पढ़ाएं, कैसे ट्रिक करके, और रूल्ड क्लास के जो हम होते हैं, जो पापा जो मम्मा डिसीजन लेते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे थिंकर्स हैं वो रॉबर्ट माइकल की बात हो रही है, और इनकी जो बुक्स है आयरन लॉ ऑफ ओलोगेंसी की बात हो रही है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो रॉबर्ट माइकल थे 1876 में जो थे वो 1876 में पैदा हुए थे, और 1936 में उनकी डेथ हुई थी। ये कहाँ पे पैदा हुए थे, जर्मनी, इटालियन में, जो सोशलॉजिस्ट थे और पॉलिटिकल थिंकर्स थे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, डीपली इन्फ्लुएंस, किससे इन्फ्लुएंस थे, प्लाटो और मास्को से, तो और बिकेम्स अ फेमस फॉर हिज थ्योरी आयरन लॉ ऑफ ओलोगेंसी। तो ये आप कह सकते हैं पहले इन जो हमने ऊपर थिंकर्स पढ़े उनसे इन्फ्लुएंस थे, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी जो बुक्स थी, अपना कंसेप्ट जो दिया वो दिया था। उसमें ये कहा गया था कि रॉबर्ट माइकल एक जर्मन थे, और उन्होंने क्या कहते हैं पॉलिटिकल सोशोलॉजी पर एक्सपर्ट किया था। उनका मेन आइडिया थी कि ये था कि ये चाहते थे कितनी भी डेमोक्रेसी सिस्टम हो, आखिर में जो पावरफुल होती है वो कुछ ही लोगों के पास होती है। ठीक, तो उसके बाद जो इनका कंसेप्ट, तो इसमें ये कह सकते हैं कि सबसे चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन शुरू में डेमोक्रेसी, लेकिन टाइम के साथ सिर्फ कुछ ही पावर लोगों के पास कंसंट्रेट हो जाती है। तो ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हर थिंकर्स का मेन जो हम अलाइड पढ़ रहे हैं तो इसका मेन मकसद यही है कि इंडिया में कितनी भी, आप खुद समझिए इंडिया में डेमोक्रेसी है ना, इंडिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, लेकिन आप खुद समझिए कि जो भी कुछ जो पावर होती है वो किसका, कुछ लोगों के पास होती है, अलाइट्स के पास होती है, जो क्या है पूरे को जो है गवर्नमेंट्स को चलाती है, जो गवर्नमेंट के ऊपर काम करती है, जो वो डिसीजन लेते हैं तो वही हमें फॉलो करने पड़ते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर उसके बाद हम देखेंगे वाई डज दिस हैपन, रीज़न मतलब रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है, तो हम ये देख सकते हैं। सबसे पहले कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये कहते हैं कि बड़ी पार्टी या जो भी लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, वो की प्लानिंग करते हैं कैसे चाहिए। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नीड लीडर टू फॉर कोऑर्डिनेशन, मतलब ये कैसे हैं, बड़ी पार्टी या वो जो भी लीडर्स हैं वो चाहते हैं क्या करें, कि मैनेजमेंट चाहती है कि उसके ऊपर काम करे, कैसे उसके ऊपर काम किया जाए। उसके ऊपर टेक्निकल स्किल की बात करें, इसमें ये कहता है लीडर के पास टेक्निकल स्किल और एक्सपीरियंस होता है, और मीडिया का एसेस होता है। इसमें ये देखें लीडर्स कोई भी होता है तो चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस होता है, स्पीकिंग स्किल होता है, और मीडिया का सक्सेस होता है, तो ये आप असेस होते हैं। तो आप ये चीज़ देखें, अगर इंडिया में MP बनना है तो आपके पास 3-4 चीज़ें तो होनी चाहिए, तो वही जो है रॉबर्ट माइकल की भी बात कर रहे हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्पीकिंग स्किल होना चाहिए, और उसके बाद मीडिया का असेस होना चाहिए।
उसके बाद कंट्रोल कम्युनिकेशन की बात करें, इसमें ये कहा होना चाहिए लीडर्स कंट्रोल फ्लो इन्फो टू मेंबर्स, मतलब लीडर को, मतलब जो भी लीडरशिप होगा तो वो कम्युनिकेट करे लोगों को, और कैसे कंट्रोल करता है, कैसे उसके ऊपर अपनी बातों के साथ लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, वो भी चीज़ होती है। फिर उसके बाद देखें अफेक्टी ऑफ मासिस, इसमें जनता पार्टिसिपेशन में इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन जो लीडर ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कि मेन रीज़न यही है कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो कॉमन लोग हैं, वो इस चीज़ में एक्टिव नहीं है। तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, उसके ऊपर कैसे चीज़ को ठीक किया जाता है। ठीक, तो इसमें ये कह सकते हैं जनता पार्टिसिपेशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो लीडर ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। जब उनके साथ कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो लीडर होगा वो ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। तो उसके बाद हम फेमस कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं हु से ऑर्गेनाइजेशन से एलोगेंसी। अगर इनकी बुक्स हमने बात कर दी है, वो कब हुई थी, 1911 में। पॉलिटिकल पार्टीज आयरन ओलोगेंसी, आयरन लॉ ऑफ अरोगेंसी। तो इसमें इनकी बुक्स जो थी उनमें जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात हो रही थी, एंड फाउंडेड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी, पावर कंट्रोल अ फ्यू टॉप लीडर्स। अगर हम सिंपल से मीनिंग में ये कह सकते हैं, डेमोक्रेसी हो या सोशलिज्म, जितनी बड़ी पार्टी होगी उतना ज़्यादा कंट्रोल लीडर के पास चला जाता है। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक है, इसलिए आयरन लॉ बोला गया। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो वो ये चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितनी मर्जी बड़ी पार्टी हो, जितना बड़ा भी मर्जी ग्रुप्स हो, तो उसमें ये है कि सबसे जो पावरफुल होगा, जो कंट्रोल करेगा, वो कौन करेगा, लीडर्स करेंगे। ठीक, अगर उसके बाद माइकल की बात करें, उन्होंने क्या बात की, आयरन लॉ की बात की थी। आयरन जो होते हैं अनब्रेकेबल पावर होते हैं, वो अलाइड जो होती हैं लीडर्स गेन परमानेंट कंट्रोल। ठीक, अगर इसमें नमोनिक्स की बात करें, माइकल की, मेंबर्स लॉस इंटरेस्ट, आई फॉर इंफॉर्मेशन कंट्रोल, सी फॉर सेंट्रल लीडरशिप, हायरार्ची डेवलपमेंट, लीडरशिप डोमिनेट, स्ट्रक्चर बिकम्स रिजिड। अगर हम पी वाई क्यू जी कवर हो रहे हैं तो उसमें आप ये देख सकते हैं 2023 में ये क्वेश्चन आया था, 2024 में आया था, 2022 में भी आया था। ठीक, तो इसमें ये देख सकते हैं क्वेश्चन किस बेस पे आया था, मैच दी फॉलोइंग में आया था, स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन आया था, और उसके बाद हो गया था लॉ ऑफ ऑर्गेन्सी, सिंपल क्वेश्चन आया था, उसमें टॉपिक रॉबर्ट माइकल जो था वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था। तो उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हमने ये ऊपर पढ़ लिया है कि कंसेप्ट क्या था, और उसके बाद अगर हम देखा जाए कि मॉस्को और माइकल के बीच में क्या था, सबसे पहले जो कंसेप्ट है रूलिंग क्लास और आयरन लॉ ऑफ ऑर्गेन्सी की बात हो रही थी। और बेसिक्स की बात करें, इसमें इंस्टीट्यूशंस, लीगल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। इसमें जो था मॉस्को क्या है, ऑल सोसाइटी की बात कर रहा था, और माइकल जो थे पॉलिटिकल पार्टीज यूनियन की बात कर रहा है। जस्टिफिकेशन की बात करें, पॉलिटिकल फार्मूला की बात कर रहा था, और फंक्शनल नेसेसरी की बात कर रहा था। अगर हम ये देखें कि आज के टाइम पे ये रेलिवेंस है, तो इसमें ये कह सकते हैं कि आज भी डेमोक्रेसी में डिसीजन ज़्यादातर टॉप लीडर लेते हैं, सिर्फ जनता सिर्फ वोटिंग तक सीमित रहती है। ये भी माइकल एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पे भी क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी में भी जो है कुछ लोग जो हैं वो डिसीजन लेते हैं, लोग सिर्फ वोट देते हैं। ठीक, लोग सिर्फ एक वोट का मोहरा है, बाकी जो है जो भी काम होता है वो कौन करता है, अलाइट लोग करते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इन्होंने किस चीज़ की बात की थी। जो एपैथी हो गया, इसमें लोगों का इंटरेस्ट की बात हो रही थी, और अलाइड डोमिनेशन में लीडर का कंट्रोल सब पर होना है। अग- अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है, उसमें हम देख सकते हैं डेमोक्रेटिक अलाइटिज्म, इसमें कॉल की बात हो रही है और जोशप की बात हो रही है। डेमोक्रेटिक में अलाइटिज्म जो थ्योरी है, थ्योरी कंबाइंड डेमोक्रेसी विद अलाइट रूल्स, इट एक्सेप्ट द अलाइट्स always rules but say competition between ensure accountability and protect democracy। डेमोक्रेटिक अलाइड डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक एलिटिज्म डेमोक्रेसी का नाम पे अलाइड रूल ही करते हैं, लेकिन जब अलाइड ग्रुप आपस में कंपेट करते हैं तो उससे जनता को फायदा होता है। मेन पॉइंट, अलाइड्स इनोवेटेड डेमोक्रेसी सर्वाइव मल्टीपल अलाइड ग्रुप। इसमें ये कह सकते हैं जब दोनों अलाइड्स ग्रुप क्या करें, आपस में कंपटीशन करें, तब बेनिफिट किसका होता है, लोगों को होता है। तो मेन यही कहते हैं कि जब अलाइटिज्म, जब लोगों के बीच में क्या हो गया, जैसे अलाइटिज्म दोनों ग्रुप, जैसे जैसे आप ये समझ सकते हैं जैसे इंडिया में बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जब ये आपस में कंबाइन होगी, जब आपस में लड़ना स्टार्ट होंगे, जब आपस में बात करेंगे, तो तब किसका बेनिफिट होगा, तब ये ज़्यादा बेनिफिट किसका होगा, लोगों का होगा, जनता का होगा।
अगर उसके बाद हम डेमोक्रेटिक की बात करें, इसमें जो कार्य की जो बुक्स थी वो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया थी, और इसका जो कंसेप्ट था वो नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल अलाइड का, ये 1929 में आया था। और 1942 में जो था वो जो था जोसेफ की जो कैपिटलिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, जिसमें डेमोक्रेटिक मेथड एंड अलाइड कंपटीशन की बात हो रही थी। अगर हम देखेंगे कार्ल की बात हो तो कार्ल ने कहा था अलाइड का होना ज़रूरी है, पर अलाइड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो सोसाइटी का भला सोचें, सिर्फ अपना नहीं। हिज स्पोर्ट प्लानिंग मेरिटोक्रेसी साइंटिस्ट टेम्परेचर इन अलाइड। तो आप ये कह सकते हैं कि अलाइड का होना ज़रूरी है, जो सोसाइटी को क्या करें बदले, लेकिन सिर्फ अपना नहीं, सोसाइटी का भी भला चाहे। ठीक। अगर शार्ट ट्रिक्स की बात करें तो इसमें ये कहते हैं मेन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेनिंग्स माइंड्स की। अगर जोसेफ की बात करें, जो जोसेफ की जो बुक्स थी कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है। आप 2025 जो 6 जून का एग्जाम हुआ था तब भी ये क्वेश्चन आया गया था, तो आप ये इस चीज़ को लाइटली न लें। तो जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो अलाइड थ्योरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। तो आप इस चीज़ को, इस ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। तो उसमें ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट रूल्ड बाय पीपल बट कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल अमॉन्ग एलाइट्स पर वोट। तो इसमें ये कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी है वो रूल नहीं करती है पीपल्स के लिए, बट कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल जो है वो अलाइट्स और वोट के बीच में है। ठीक। अगर उसके बाद की फीचर की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कि अलाइट रूल, ये हमेशा अलाइट ही रूल करेंगे। कॉम्पिटिटिव अलाइट्स का मतलब है अलाइट्स आपस में लड़ते हैं तो वोट के लिए। रूलर सिटीजन्स क्या पब्लिक सिर्फ अलाइट रूल्स को चूज करती है। रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, अलाइट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। डेमोक्रेसी एज मेथड, इसमें यह है कि नॉट आइडियल रूल्स ऑफ पीपल्स बट मैटर्स। तो इसमें ये कह सकते हैं कि ये चीज़ है कि कैसे एक आइडिया को हम क्या करते हैं प्रोसेस है जिसमें अलाइट की जीत हो। अगर उसमें हम देख सकते हैं कि क्लासिकल डेमोक्रेसी और उसके बाद जोसेफ की जो डेमोक्रेसी, इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो है वो रूल्स बाय पीपल थी किसकी, क्लास डेमोक्रेसी की, और जोसेफ की जो थी रूल बाय कॉम्पिटिटिव अलाइफ। रोल ऑफ सिटीजनशिप की बात करें, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, इसमें अलाइट लीडर से फोकस जो था आइडियल सेल्फ रूल्स की बात हो रही थी, उसके बाद प्रैक्टिकल कंपटीशन की बात हो रही थी। उसके बाद नेचुरल रूल्स की बात हो रही थी, इसमें पार्टिसिपेटरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेंटिव, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे इन बीच में डिफरेंस लाने की कोशिश की, क्या चीज़ डिफरेंस है। अगर हम PYQs की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कि मार्च के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया था, और उसके बाद दिसंबर के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया था, जून के भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, और उसके बाद जनवरी 6 2025 के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था। तो आप ये देख सकते हैं कि आज के टाइम पे ये रेलिवेंस है, तो आज के समय पे भी जनता सिर्फ वोट देती है, रूल सिर्फ नेता लेते हैं, और नेता ऑफिसर और बिजनेस वाले ही करते हैं, यानी अलाइड रूल अभी भी चल रहा है। ठीक। अगर आप ये देख सकते हैं, अगर फाइनल थॉट्स की बात करें, इसमें ये कहते हैं डेमोक्रेटिक एलिटिज्म्स डज नॉट डिस्ट्रॉयस्ट डेमोक्रेसी, इट एक्सप्लेन हाउ डेमोक्रेसी सर्वाइव थ्रू अलाइड कॉम्पिटिशन्स। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर्स हैं हम उसमें ये देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारे थिंकर्स जो हैं वो जेम्स बर्नम की बात है, जिसमें मैजिकल रेवोल्यूशन की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कि ये एक अमेरिकन पॉलिटिशियन थे, जो उन्होंने क्या किया था, लीड क्रिटिक कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की बात की थी। इसमें जो कंट्रीब्यूशन था, कंसेप्ट था, वो क्या था, 1941 में इनकी जो बुक आई थी जिसमें मार्जिनल रिवोल्यूशन की बात हो रही, इसमें जो थे उन्होंने कैसे एक क्लास को मैनेजर के दूर के बात की थी, कैसे एक क्लास को समझे गया था। अगर इनकी मेन बुक्स की बात करें जो आई थी वो दी मैनेजरियल रेवोल्यूशन 1941, इसका की आइडिया ये था कि क्लासिक राइज ऑफ मैनेजर क्लास ऑफ न्यू रूलिंग एलाइट्स की बात करें। इसके बाद करें कि व्हाट इज अ मैनेजरियल रेवोल्यूशन, इसमें ये कहते थे कि बरहम कहते थे कि अब ना तो कैपिटलिस्ट रूल करती है ना वर्कर, अब एक नई क्लास मैनेजर जैसे CEO, ब्यूरोक्रेट, टेक्निकल और टेक्नोलॉजी और उसके बाद कंट्रोल करते हैं जो लोग क्या कर ज़माने के लाइट्स में। ये कहते थे कि
जो भी आज के टाइम पे रूल्स करते हैं वो नई क्लासेस है, जिसमें जो है जो अच्छे मतलब जो है रूलिंग अमीर लोग रिच लोग क्या कहते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट आ गए, टेक्नोलॉजिकल आ गए, उसके बाद सीईओ आ गए, या और जो है बिजनेसमैन आ गए जो क्या करें इसके ऊपर काम करें, तो उसके ऊपर क्या कहते हैं कि इसको मैनेज करें, तो यही चीज़ जो है अलाइड कहती है। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें नॉट ओनर्स, इसमें ये कह सकते हैं मालिक नहीं पर कंट्रोल उनके पास है। टेक्निक टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल इसमें ज्ञान और स्किल के बेस पर रूल करते हैं। तो आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी में भी ये चीज़ होती है कि जो मैनेज करते हैं, जो भी गवर्नमेंट पार्टी को चलाते हैं, वो क्या करते हैं मालिक नहीं होते पर कंट्रोल उनके पास होता है। तो उसके ऊर काम चीज़ कैसे, जैसे आप देखते हैं बीजेपी के अंडर जो है आरएसएस होगी, या फिर कांग्रेस के पास और जो होगा वो अलाइड ग्रुप होगा, तो ये आप समझ सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, पावरफुल नहीं होते लेकिन मतलब क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं अगर क्रॉस सिस्टम की बात करें, इसमें हर सिस्टम में ये क्लास एग्जिस्ट करती है। स्टेबल रूल्स की बात करें, पावर स्टेबल और सिक्योर बनता है, और उसका नॉन डेमोक्रेटिक पब्लिक का इनके पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। अगर उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, सेक्टर्स में आईएएस वाले जो टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं, इकोनॉमिक्स में सीईओ सीएफओ कॉर्पोरेट्स, और मिलिट्री में टॉप आर्मी ऑफिसर, और उसके बाद एजुकेशन में वाइस चांसलर, और उसके बाद ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में आईएमएफ डब्ल्यूटीओ यूएन देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड मार्जिनलाइज्ड रूल्स, इसमें ये कह सकते हैं सबसे कैपिटलिस्ट में ओनरशिप होती है, इसमें एक्सपर्टाइज बेस्ड होती है, इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल मैनेजर रूल्स होते हैं, और इसमें प्रॉफिट होता है, इसमें कंट्रोल होता है, इसमें पावरफुल फ्रॉम प्रॉपर्टीज पावर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन रूल्स की बात हो रही है। और आज के टाइम पे ये देख सकते हैं क्या, ये इन पार्ट आज के समय पे पीएम या प्रेसिडेंट रूल नहीं, सिर्फ एक डिसीजन तो आईएएस कंपनी के सीईओ टॉप एग्जीक्यूट लेते हैं, ये करने का मेजर अलाइस है। तो हम इसका मेन कंक्लूजन देख सकते हैं जो हमने पढ़ा है, इसमें ये कह सकते हैं जैसे आज के टाइम पे देखें इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर प्रेसिडेंट है, जैसे देखें जो भी काम होता है वो कौन करता है, कैबिनेट करता है, और जो भी उसके अंडर सेक्रेटरी होते हैं वो काम करते हैं, जिसमें आईएएस हो गए या एग्जीक्यूटिव हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, वो क्या करते हैं उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। जब वो चीज़ बन जाती है उसके बाद क्या करते हैं पीएम जो है उसके ऊपर मतलब अपना बात कर रखते हैं, जो भी फिर उसके बाद बिल जो बनते हैं, जैसे आप देखें कोई भी बिल बनता है तो उससे पहले उसके ऊपर लॉन्ग डिस्कशन होती है, जो कैबिनेट होती है, जैसे जो भी सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं, जब फिर उसके बाद वो चीज़ जो होती है वो पार्लियामेंट जाती है, फिर उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर हो गया, फिर उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में जाता है बिल, फिर बिल जाने के बाद वो जो है प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल करता है, वो फिर एक्ट बन जाता है। तो ये आप भी देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो 2023 में भी आया था और 2024 में भी आया था बोथ शिफ्ट में। और ये क्वेश्चन क्या आया था, स्टेट बेस आया था, और उसके मैच दी फॉलोइंग आया था। अगर हम देखा जाए कि नेक्स्ट जो है सी डब्ल्यू मिल्स की बात हो रही है, ये फेमस अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट जो क्रिटिकल एनालाइज पावर की बात कर रहे थे, यूएसए में थे, और इसमें ये जो थी इनकी पावर अलाइड की बात हो रही है 1956 में, जो उन्होंने फ्यू इंटेलेक्ट की बात की थी, एक इंस्टीट्यूशन। इसमें एक आता है सी डब्ल्यू मिल्स में एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दिखाया था कि अमेरिका जैसे डेमोक्रेसी में भी असली पावर आम लोगों के हाथ में नहीं। उनकी बुक्स पावर अलाइड्स में उन्होंने बताया था कि पॉलिटिकल मिलिट्री और बिजनेस अलाइड मिलकर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि जो सी मिल्स ने बात की थी तो उसमें ये कह सकते हैं कि जो उनकी अपनी बुक्स में उन्होंने बोला गया था कि जो भी पावरफुल होते हैं वो सबसे पहले जो है अलाइड्स के होते हैं, वो पॉलिटिकल्स मिलिट्री और बिजनेसमैन जो हैं अलाइड का मिलकर काम करते हैं और अलाइड का पूरा सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो उनकी बुक्स आपको पता चल गई 1956 में आई थी, और इनका मेन यही था कि एक ट्रायंगल के बेस पे जो है मिलिट्री बिजनेसमैन अलाइड को काम करते हैं। और आज के टाइम पे देखें अगर इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट है तो उसमें आप देखें कि इन तीनों चीज़ों का, तीनों का नहीं दोनों का तो काम भी होगा ना, गवर्नमेंट और बिजनेसमैन जो है एक पार्टीज को बनाने में अपलिफ्ट करने में मदद करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि पावरफुल अलाइड्स की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि मिल्स कहते हैं कि डेमोक्रेसी में असली कंट्रोल तीन अलाइड्स ग्रुप के पास होता है, पॉलिटिकल अलाइड्स, मिलिट्री अलाइड और कोऑपरेटिव अलाइड्स। ठीक, पॉलिटिकल अलाइड्स में आ गया टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और मिलिट्री में आ गया सीनियर डिफेंस एंड आर्मी लीडर्स, और उसके बाद कॉर्पोरेट्स अलाइड में सीईओ एंड बिजनेस की बात हो रही है।
ठीक है। अगर ये आप पावरफुल अलाइट्स में आप हमने बात करी, गवर्नमेंट, मिलिट्री और बिजनेसमैन की बात हो रही है, ठीक। अगर मैं की फीचर की बात करें, सबसे पहले है इंटरलॉकिंग अलाइट्स की बात करें। इसमें सम पीपल शिफ्ट रूल्स बिटवीन गवर्नमेंट्स, आर्मी एंड बिजनेस में। इसमें क्या कह देते हैं कि एक अलाइड सेक्टर्स और से दूसरे स्विच करते हैं। तो उसके बाद सोशल सिमिलरिटी में ऑल अलाइड्स कम फ्रॉम सिमिलर ग्रुप्स क्लासेस में क्या एक ही जैसे जो थे रीच, एजुकेटेड और कनेक्टेड लोग जो थे वो उसके साथ कनेक्ट होते थे पार्टीज के साथ। हाइडन कंट्रोल्स अपीयर डेमोक्रेटिक बट डिसीजन मेड बाय फ्यूज बिहाइंड सीन्स। इसमें ये कहते थे कि डेमोक्रेटिक्स के पीछे जो है लाइट्स रूल्स जो डिसीजन करते थे। मास में ये कह सकते हैं कि कॉमन पीपल फील पावरफुल एंड डिस्ट्रे, आम लोग जो थे सिर्फ स्पेक्टर्स बन जाते थे। और इसके में जो कंट्रोल होता था मीडिया कंट्रोल, अलाइट्स यूज मीडिया टू शेप पब्लिक ओपिनियन। मीडिया उस लोगों को मैनिपुलेट करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी डिसीजन होता है ना, जैसे आप देखें रिसेंटली जो बीजेपी मतलब आप देखेंगे गवर्नमेंट बनी है, तो उसमें ये देख सकते हैं कि जो 2024 के बाद, तो आप ये देखें जो भी रूल जो भी होते हैं, बात होती है, जो भी काम करते हैं, वो कौन काम करता है, तो वो जो होते हैं वो अलाइट्स ग्रुप करते हैं। तो फिर उनको अलाइट्स ग्रुप जो बात करते हैं उनको मानना पड़ता है एज ए गवर्नमेंट को। तभी जो हम बोलते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के साथ जो भी आरएसएस काम बोलती है, जो भी कुछ बोलती है, तो उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक। तो अलाइट ग्रुप जो होते हैं एक पार्टी को बनाने में मतलब मेन रोल अदा करते हैं। और अगर हम रेलिवेंस की बात करें तो आज भी पीएम सीएम प्रेसिडेंट दिखाते हैं, पर असली पावर जो है वो किसके पास होती है, अलाइट्स पीपल के पास होती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन भी है, ये जो भी आप देख सकते हैं पावर अलाइट्स की बात करें, इसमें मैच दी फॉलोइंग स्टेट बीट बेस में क्वेश्चन आया था और ट्रायंगल पावर बेस में भी क्वेश्चन आया था, ठीक। अगर इसके बाद फेमस कोटेशन की बात करें तो इसमें ये हम कह सकते हैं दी पावर्स द लाइट्स आर दोज हु डिसाइड व्हेन वेयर्स वी गो वार्स व्हाट वी अडॉप्ट एंड हाउ सोसाइटी शुड बी फंक्शन। हमने जोसेफ के ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं मार्क्सिस्ट जो थे वो अलाइड थ्योरी को इग्नोर कर दे क्लास स्ट्रगल को, और उसके बाद जैसे रियल पावर्स लाइज इन डेमोक्रेटिक्स इकोनॉमिक्स क्लास, जिसमें ब्रजियस की बात की थी, ठीक है। अगर प्लूरिस्ट की बात करें, इसमें ये कह रहे हैं प्लूरिस्ट कहते हैं पावर सिर्फ एक ग्रुप के पास नहीं होती बल्कि सारे इंटरेस्ट ग्रुप से मीडिया, एनजीओ, ट्रेड यूनियन भी डिसीजन मेकिंग हिस्सा लेती है। इसमें आरटीए, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, एनजीओ, इम्पैक्ट पॉलिसी, नॉट जस्ट पॉलिटिकल लीडर्स की बात हो रही है। इसमें पार्टिसिपेंट की बात करें, ये थ्योरी कहती है कि लोग सिर्फ वोट देते हैं, बाकी जो काम करते हैं वो अलाइड करते हैं। पार्टिसिपेटरी में थिंकर्स बोलते हैं लोग के हाथ में सिर्फ स्टेज पर शामिल करना चाहिए, जिसमें आप थिंकर्स कह सकते हैं कौन से, सी बी, मार्क पर्सन, रूसो और बार्बर। अगर उसके बाद एथिकल क्रिटिक की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं थ्योरी इनडायरेक्टली नॉन डेमोक्रेटिक रूल को प्रमोट करते हैं, जैसे लोग वोट देते हैं अलाइट अपने हिसाब से करते हैं। इसमें कोटेशन की बात करें, अलाइट टर्न डेमोक्रेसी अरिस्टोक्रेसी थ्रू इलेक्शन। अगर उसके बाद नेक्स्ट देखें, एम्पेरिकल क्रिटिक्स में हर जगह रूल्स अलाइट्स नहीं होते, जैसे लोकल गवर्नेंस या पार्टिसिपेंट्री बजटेड एंड आम लोग जो डिसीजन लेते हैं। अगर इसके बाद हम देखें समरी टेबल की बात करें, इसमें मार्क्सिस्ट जो थे थिंकर कौन से, मार्क्स, ईगल्स, लिन, पावर जो इकोनॉमिक्स बेस के बाद नॉट अलाइट्स की बात हो रही, और पुलिस्ट में रॉबर्ट डॉल और टर्मिनर की बात हो रही थी, जिसमें पावर डिफ्यूज जो थे, और पार्टिसिपेंट्री की जो बात हो रही थी उसमें मैकपर्सन, रूसो और बर्बर की बात हो रही थी, इसमें जो थे पीपल शुड एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर रहे थे। और एथिकल की बात करें तो इसमें डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट की बात हो रही है, जिसमें इलेक्टिज्म प्रोमोट इनइक्वलिटी कर रहे थे। एम्पेरिकल में लोकल्स, डिसेंट्रलाइजेशन, स्कॉलर अलाइट्स रूल नॉट ऑलवेज एंड यूनिवर्सल। पीवाईक्यूज आप देख सकते हैं। प्लूरिस्ट थ्योरीज आप देख सकते हैं, हमने ऊपर कर लिया है। प्लूरिस्ट थ्योरी में ये कहते हैं कि पावर्स एक ही ग्रुप को अलाइड पास नहीं, बल्कि लोग पावर अलग अलग ग्रुप्स में, जैसे मीडिया, यूनियंस, एनजीओ, कास्ट ग्रुप्स, रिलीजन बॉडीज के बीच में बनती रहती है। सब ग्रुप अपने इंटरेस्ट के लिए कम्पीट करते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कोर आइडिया ये था कि डेमोक्रेसी जो है नॉट जस्ट अबाउट वोटिंग बट आल्सो ग्रुप ऑफ कंपटीशन, ठीक। अगर इनकी हम बुक्स की बात करें तो 1910 में जो थी वो इनकी बुक आई थी,
आर्थर बेंटली की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट जो फोकस किया था पॉलिटिकल ग्रुप्स के ऊपर बात की थी। 1948 में जो बुक्स आई थी डेविड टर्नेमी की द गवर्नमेंट प्रोसेस की स्टेबिलिटी थ्रू ओवरलैपिंग ग्रुप्स। 1961 में रॉबर्ट ए डॉल की जो बुक्स थी होगर्न्स, और उनका जो कंट्रीब्यूशन तो था वो किसके ऊपर है, कंसेप्ट ऑफ पोलोग्रेसी रूल्स ऑफ मैनीज। 1950 में जो थी अल्मोडर वेरबर की बुक्स आई थी जिसमें सिविल कल्चर की बात हुई थी, जिसमें ग्रुप कल्चर स्पोर्ट डेमोक्रेसी की बात हुई थी। तो उसके बाद हम देख सकते हैं ट्रिक्स की बात करें, ट्रिक्स में आप ये कह सकते हैं BT DA बेंटली टर्मेंस डाल अल्मोड्स। इसमें ये कह सकते हैं प्लुरलिज्म में सब ग्रुप एक सीट मिलती है, सब ग्रुप को एक ही सीट मिलती है। अगर टाइप्स की बात करें इसमें लिबरल प्लुरलिज्म की बात करें, इसमें जो फोकस था वो किसके ऊपर से, इंटरेस्ट ग्रुप्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक स्टेट। ये कहते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप जैसे बिजनेस एसोसिएशन फार्मल यूनियन सब अपने इंटरेस्ट को पीसफुली प्रमोट करते हैं। थिंकर्स की बात करें इसमें ऑथर्स बेंटली डेविड टर्मेंस की बात हो रही है। और एग्जाम्पल की बात करें बिजनेस लॉबीज इन्फ्लुएंस टैक्स लॉ की बात करें। डेमोक्रेटिक प्लुरलिज्म की बात करें इसमें रॉबर्ट डॉल की बात हो रही है। इसमें ये कहते थे रॉबर्ट डॉल्स मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर्स एक जगह नहीं बल्कि एक कई जगह बनती है लोकल गवर्नमेंट्स, जिसमें जुडिशली प्रेशर ग्रुप्स की बात करें। अगर मैं कोई वर्ड की बात करूं तो इसमें ये कह सकते हैं रूल्स बाय मेनी नॉट जस्ट बस अलाइट्स। अगर बुक्स की बात करें हु गवर्न्स 1961 की बात हो रही है। अगर ग्रुप्स प्लुरलिज्म की बात करें इसमें ये कह सकते हैं ये एक फ्यू पॉइंट है जिसमें ग्रुप्स डेमोक्रेसी के लिए जरिए होता है। तो ये कह सकते हैं बिलीव्ड इंटरेस्ट ग्रुप जो फंक्शनल फॉर डेमोक्रेसी दे मेंटेन बैलेंस एंड रिप्रेजेंट डाइवर्स वॉइस। इसमें हम ये कह सकते हैं ये व्यू पॉइंट कहते हैं ग्रुप डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, ये सोसाइटी में बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर हम थिंकर्स की बात करें इसमें अल्मोड वर्बर की बात हो रही है सिविल कल्चर की एग्जाम्पल। और उसके बाद हम देख सकते हैं जो थिंकर्स थे वो कौन से, अल्मोड वर्बा एंड सिविल कल्चर। एग्जाम्पल की बात करें NGO जो थे राइजिंग ह्यूमन राइट इशू इन पार्लियामेंट की बात हो रही थी, ठीक। उसके बाद हम देख सकते हैं अजम्पशन एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं पावर जो थी वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती थी, नो वन कैन बी डोमिनेट परमानेंटली, ठीक। इसमें जो था कि कैसे कोई भी बंदा इसमें परमानेंट, पीपल ज्वाइन ग्रुप वॉलेंट्री, इसमें सिविल सोसाइटी जो थी स्ट्रॉन्ग और थी, और ग्रुप जो चेक करते थे अदर ग्रुप्स को बैलेंस पावर्स नॉट डोमिनेशन, ग्रुप कंपटीशन की बात हो रही थी। उसके बाद हम क्रिटिसिज्म की बात करें अलाइड थ्योरी जो थी वो रियल पावर थी जो फ्यू हैंड के पास थी, डॉल क्रिटिक टू। मैक्स जो थे इग्नोर कर रहे थे क्लास एक्सप्लोटेशन, और उसके फेमिनिस्ट जो थे वो जेंडर एक्सप्लोटेशन इन ग्रुप्स पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। अगर PYQ की बात करें तो आप ये देख सकते हैं एसेंशियल रीजंस मैच द फॉलोइंग्स, और उसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन आया था 2024 में डेमोक्रेटिक प्लुरलिज्म वर्सेस अलाइड थ्योरीज, ठीक। अगर कंक्लूजन की बात करें इसमें ये कह सकते हैं प्लुरलिज्म एक्सप्लेन करता था फंक्शन नॉट जस्ट थ्रू इंस्टीट्यूशन बट थ्रू ग्रुप बेस्ड नेगोशिएशन एंड कंपटीशन इन सिविल सोसाइटी। अगर उसके बाद हम देखेंगे कि अलाइड थ्योरी और प्लुरलिज्म थ्योरी में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो सबसे पहले ब्रीफ के मेन ब्रीफ ये थे पावर जो थी हैंड ऑफ स्मॉल अलाइड्स की बात हो रही जिसमें पावर से वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। इसमें जो सोसाइटी स्ट्रक्चर होता था वो टू ग्रुप्स के होता है, अलाइड्स और मासेस के बीच में होता था, और प्लुरलिज्म में मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात होती है। अगर पावर नेचर की बात करें इसमें कॉन्सेंट्रेट होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। डेमोक्रेसी व्यूज़ की बात करें इसमें एफेसिरेट होता है, रूल रियल रूल्ड बाय एलाइट्स, इसमें रियल डेमोक्रेसी की बात हो रही थी। पीपल्स की बात करें तो जो पैसिव थे इसमें एक्टिव थे। चेंज इन पावर की बात सर्कुलेशन विद अलाइट्स ओनली था, इसमें चेंज जो कंपटीशन की थिंकर्स की बात करें जिसमें प्राटो मास्को माइकल्स और मिल्स की बात हो रही थी, इसमें आप ये देख सकते हैं बेंटली टर्मेंस अल्मोंड एंड डॉल की बात करें। फेमस कॉन्सेप्ट की बात करें इसमें सर्कुलेशन ऑफ आयरन ला पावर स्लाइड, इसमें पोलिटिक्स ग्रुप पॉलिटिक्स की बात करें। अगर पॉइंट डिफरेंस की बात करें इसमें जो था क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसमें ये क्या था इग्नोर्स पब्लिक पार्टिसिपेशन, और प्लुरलिज्म में ये क्या था इग्नोर्स इनइक्वालिटी अलाइड कैप्चर, इसमें से सिस्टम ऑर्गेनाइज है, इसमें डेमोक्रेटिक था, ठीक। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें अलाइड थ्योरी जो थी वो कॉपरेट कर रही थी पॉलिटिशियन हाइडेंस पावर अलाइड्स, और प्लुरलिज्म में जो था कि वो क्या कर रहे थे ट्रेड यूनियन नेगोशिएशंस NGO लॉबिंग्स फॉर RTA। अगर ट्रिक्स फर्स्ट में हम देख सकते हैं अलाइड फ्यू प्लुरल मेनिस,
अलाइट्स एक्सक्लूसिव प्लूरल इंक्लूसिव। अगर ट्रिक्स 2 की बात करें, थिंग्स ऑफ पावर्स के अलाइट्स जो थे केक ईटन बाय फ्यूज, प्लूरलिज्म में केक शेयर्ड अमॉन्ग्स मेनी पीपल। ठीक, आपको ये अलाइट्स में ये था कि कुछ लोग जो थे वो काम करते हैं, और प्लूरलिज्म में जो था कि केक को शेयर किया जाता है मतलब मेनी ग्रुप्स के साथ। ठीक, और आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जो क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं वो देख सकते हैं आप। इसमें एंशिएंट रीजन मैच द फॉलोइंग से ज़्यादा जो क्वेश्चन वो आते रहते हैं। अगर हम कुछ अब इंपॉर्टेंस जो है एडवांस जो हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, मे बी इनमें क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले जो थिंकर्स है वो पीटर बर्च मॉर्टन बर्च से इस 2 पावर फेज की बात करी थी। ये क्या कर रहे, क्रिटिसाइज कर रहे थे डॉल प्लूरलिज्म और ट्रेडिशनल अलाइट्स में। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पावर इज नॉट ओनली बाय अबाउट डिसीजन मेकिंग बट आल्सो कंट्रोलिंग व्हाट डज इवन डिस्कस। इन दोनों के हमने बोला था कि डिसीजन लेने से पहले इश्यू को एजेंडा से हटा देना भी पावर होता है। ये लोग कहते हैं कि पावर हैज़ 2 फेस। सबसे पहले जो था डिसीजन मेकिंग पावर, नॉन डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर में जो था विजिबल फ्रॉम पावर्स जैसे बिल वैसे पास करवाना, और हाइडन में ये था कि पावर्स ऐसे टॉपिक से एजेंडा करना। एग्जाम्पल की बात है, अगर पुअर लोगों की प्रॉब्लम पार्लियामेंट में कभी डिस्कस ही नहीं होती तो वो पावरफुल फॉर्म है। अगर स्टीफन की बात करें तो इसमें 3 डायमेंशन पावर की बात करें, इसमें ल्यूकस ने ऐड किया था 3 डायमेंशन। ही सैड रियल पावर इज व्हेन पीपल्स आर मेड डोमिनेट एज नेचुरल पावर साइलेंटली थ्रू आइडियाज वैल्यूज एंड कल्चर। ठीक, तो इसमें ये कहा गया था, ल्यूक्स ने बोला था कि पावर सिर्फ डिसीजन या नॉन डिसीजन तक लिमिट नहीं है। असली पावर वो होती है जो लोगों के दिमाग में डाल दी जाती है जैसे वो चैलेंज भी नहीं करते। तो लुक्स के 3 डायमेंशन क्या थे, सबसे पहला था डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। लॉ पास करना, नॉन डिसीजन मेकिंग जिसमें हम बात करते हैं इश्यू को दबाना, और थर्ड में था आइडियोलॉजी के जो लोग खुद मान लेते हैं कि सिस्टम से ही है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। की पॉइंट्स की बात करें, पावरफुल सबसे डेंजर फॉर्म होती है वो दिखाती है कि नहीं। पावरफुल सबसे डेंजरस फॉर्म वो होती है जो दिखाती ही नहीं। तो आप ये देख सकते हैं लुक्स के जो थे वो यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। ठीक, अगर जो नेक्स्ट हमारा जो थिंकर्स हैं वो अलाइड थ्योरी इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, इसमें रजनी कोठारी और उसके बाद रोडोफो की बात है। इसमें ये इंडियन थिंकर्स थे, इन्होंने बात की थी किसके ऊपर, अलाइड थ्योरी को अंडरस्टैंड करें। इंडिया में भी डेमोक्रेसी के पीछे जो थे अलाइड स्ट्रक्चर का छुपा होता है। रजनी कोठारी कहते थे कि इंडियन डेमोक्रेसी में कांग्रेस पार्टी का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें सभी टाइप की अलाइड बिजनेस कास्ट ब्यूरोक्रेसी शामिल थी। ये लोग सोसाइटी को पावरफुल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते थे। अगर रोदोल रोदोल रोडोल्फ की बात करें तो उसमें कहा गया था पॉलिटिकल अकोमोडेशन की बात करें, इसमें कंसेप्ट दिया था कि इंडिया में अलाइड लोग बिना डेमोक्रेसी को तोड़ने अपना रूल्स को कंटिन्यू करते हैं बाय एडजस्ट टू कास्ट रीजन्स डेमोक्रेसी। ठीक, इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस अलाइड एप्लीकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक, तो क्रिटिसिज्म की बात करें तो उसके बाद सबसे पहले ये था कि एंटी डेमोक्रेटिक में था, ये था कि जो पीपल्स के वो थे वो क्या कर रहे थे, अंडर डिटरमाइन कर रहे थे डिसीजन मेकिंग। आवर्स फेस के पावर की बात करें, इग्नोर्स पीपल रियलिस्टिक एंड पार्टिसिपेशन। स्टेटिक्स व्यू की बात करें तो एजम्पशन सेम अलाइड थ्रू स्टे इन पावर्स, नो डेमोक्रेटिक्स में ये बात हुई डज नॉट ऑफर हो फिक्स अनइक्वल स्ट्रक्चर। तो ये थ्योरी जो थी लोगों को इग्नोर करती थी, हमेशा ये मानती थी कि अलाइड ही रूल करेगा चाहे कुछ भी हो। इसमें कॉमन लोगों को प्रोटेस्ट डिस्टेंस या मूवमेंट सोशल की बात हो रही थी। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप ये देख सकते हैं 2022-23 यूजीसी नेट 23 में क्वेश्चन पूछा था, और कोथोरी का भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो इन सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमने जितने भी आज की क्लास में देखा है तो उसमें हमने क्या देखा है कि अलाइड थ्योरी जो है वो मेन बेनिफिट करती है लोगों के बीच में। अलाइड सिर्फ मतलब एक ऐसा ग्रुप्स होता है जो ताकत करता है पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करने में। ठीक, तो इसमें अलाइड्स में आ जाते हैं बिजनेसमैन आ जाते हैं, उसके बाद एनजीओ आ जाती है, उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज के टाइप्स आ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं हर थिंकर्स ने अपने हिसाब से बोला है, जिस टाइम पे वो मतलब थे तो उसी टाइम के हिसाब से बोला गया है कि उनके उनके टाइम पे क्या चीज़ चल रही थी। ठीक, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, और आपको ये समझ आ गया होगा कि आज का टॉपिक जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप पॉलिटिक्स के लिए देख रहे हैं ना, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो यूनिट 4, तो आप ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप चाहे कहीं कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे एमए एंट्रेंस का दो, फिर उसके बाद आप पीएचडी एंट्रेंस का दो, यूजीसी नेट जेके सेट या अदर
सेट्स की बात करें या फिर लेक्चर 10+2 की बात करें तो वहाँ पे ये जो है इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको ये इसको अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए इस टॉपिक की, तो आप हमारा यूट्यूब जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन करोगे तब आपको मैं PDF शेयर कर दूँगा, आप पढ़ सकते हैं। और उसके साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप्स है उसमें डेली जो 8:30 PM पे जो क्विज़ होते हैं तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो और क्विज़ देख सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।